अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। आज का लेक्चर हमारा लॉ ऑन व्हील्स पे है। बिफोर मिड टर्म हमने लॉ ऑफ व्हील्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें कुछ चीज़ें हमने लॉ ऑफ व्हील्स के बारे में जानी थी, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन जाना था, उसके रिक्विजिट्स वगैरह के बारे में हमने जाना था। क्योंकि अभी काफ़ी डिले के बाद आज क्लास शुरू हो रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दोबारा से उसका पहले रिकैप आपके साथ शेयर किया जाए। उसको प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद लॉ ऑन व्हील्स से आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो लॉ ऑन व्हील्स पे अगर हम बात करें तो लॉ ऑन व्हील, जैसे कि आप सारे जानते हैं कि विल को अंडर इस्लामिक लॉ में, अगर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो विल को हम वसीयत भी कहते हैं। ठीक है। तो असल में जब कोई भी बंदा बात करे कि विल या वसीयत या टेस्टामेंट की, तो तीनों लफ्ज़ों में इसका मीनिंग सिर्फ यही लिया जाएगा कि यहाँ पे वसीयत की बात हो रही है। तो इसके बारे में, वसीयत के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। और इस आज के लेक्चर की शुरू में मैं आपको बताता चलूं कि आज के लेक्चर में हम विल का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि विल क्या चीज़ है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। विल का ऑब्जेक्ट बताया जाएगा, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विल, पॉलिसी ऑफ मुस्लिम लॉ अबाउट विल, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ विल, एंड व्हाट इज द वैलिडिटी और invalidity of will, when a will operates, and when will is governed by different rules under Islamic law. Other thing we will discuss in today's lecture is that will is governed by different rules under Muslim law, and who may be a legatee or testatrix, or what is the status of juristic person. ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो बाय द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर आपको ये चीज़ें जहन नशीन करनी है, आपको पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में जब आप इस लेक्चर का हम इख्तिताम करेंगे तो आप सबको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि विल किस चीज़ का नाम है, इसका मकसद क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और मुस्लिम लॉ में एक फॉर ए वैलिड विल क्या क्या रिक्विजिट्स पूरी करनी ज़रूरी हैं, और कौन सी चीज़ें अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो विल वैलिड नहीं होगी, और कौन सी चीज़ें अगर आप पूरी कर देते हैं तो विल वैलिड हो जाएगी। और कुछ चीज़ें हो सकता है आपके लिए यहाँ पे न्यू आपको अल्फाज नए नज़र आ रहे हो, जैसे कि एक वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लिगैटी। लिगैटी कौन शख्स होता है और किस शख्स को हम लिगैटी कहते हैं, ये भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हु इज़ ए ज्यूरिस्टिक पर्सन, ये किस शख्स का नाम है, ये कौन शख्स है, किसको ज्यूरिस्टिक पर्सन कहते हैं, ये वन बाय वन सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम प्रॉपरली। व्हाट इज़ वसीयत? वसीयत क्या चीज़ है? इसको जैसे कि मैं आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि द अदर नेम ऑफ वसीयत इज विल। According to the definition of wasiyat, yeah, according to the definition of will, we can explain it as an instrument by which a person makes disposition of his property to effect after his death. यानी विल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है। डिस्पोज ऑफ करना क्या है? अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दे देता है। ठीक है। जिसको किसको देता है? जिसको वो चाहता है अपनी प्रॉपर्टी दे देता है। कब? आफ्टर हिज डेथ। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट से यहाँ क्या क्या मुराद होगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक वसीयत एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसके जरिए एक शख्स अपनी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी अब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। लफ्ज सिर्फ इसकी डेफिनेशन में प्रॉपर्टी यूज हुआ है, तो इसलिए जब सिर्फ एक लफ्ज यूज हुआ है, कैटेगोरिकली नहीं बताया गया कि वेदर इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन इट वुड मीन दैट कि यहाँ पे दोनों तरह की प्रॉपर्टी शामिल है, कि यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी और यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी एक शख्स इस कागज के जरिए
लिख देता है कि मैं अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी किस शख्स को देना चाहता हूँ। तो ये जब बंदा इस तरह से लिख दे कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी एक्स को जाएगी, वाई को जाएगी, ए को जाएगी, बी को जाएगी, मेरे बेटे को जाएगी, मेरे दोस्त को जाएगी, मेरे भाई को जाएगी, तो जिसके लिए भी, या वो ये बताता है कि मेरे सर्वेंट के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, या मैं मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी किसी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए देना चाहता हूँ, तो जिस भी शख्स को वो देना चाहेगा तो वो दे सकता है। तो जिस कागज के थ्रू वो देगा, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देगा, उसको हम वसीयत कहेंगे। लेकिन ये देखेंगे ये सर जी, यहाँ पे, जी सर वो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन अभी आप सर। जब एक स्लाइड पूरी हो जाएगी मैं आपको बाद इस पे आपको बताऊंगा कि आप सवाल करें स्लाइड से रिलेटेड, तो आप साथ ही साथ लिखते जाएं, स्लाइड के एंड पे आप सवाल करें। हर स्लाइड के एंड पे आपको मैं जो है ना टाइम दूंगा सवाल करने का। हो सकता है कि इसी स्लाइड के एंड पे आपके सवाल का जवाब हो जाए। ठीक है, तो अभी आप वेट करेंगे, स्लाइड में दो चीजें जो और रहेगी वो मैं आपके लिए बता दूं, और उसके बाद फिर आपको सवाल का टाइम दिया जाएगा। तो विल क्या है जी? विल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है, यानी किसी को देता है। लेकिन वो विल में जब वो किसी को दे रहा है तो वो इमीडिएटली नहीं दे रहा होता, उसमें एक गैप है। गैप क्या चीज है? कि जब तक ये शख्स जिंदा है उस वक्त तक इसकी प्रॉपर्टी अपनी है। ठीक है, तो जब ये मर जाएगा तो प्रॉपर्टी आगे दूसरे बंदे को ट्रांसफर होगी। लेकिन ट्रांसफर होने के लिए अगेन ये शर्त जरूरी है, रेक्विजिट्स ऑफ विल में भी आगे जाके आप पढ़ेंगे कि विल शुड बी ए वैलिड विल। अगर वो विल अकॉर्डिंग टू द रेक्विजिट्स ऑफ इस्लामिक लॉ वो बिल्कुल वैलिड है तो वो फिर प्रॉपर्टी अगले बंदे को ट्रांसफर होगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होने जा रही। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ए विल बिकम्स इफेक्टिव आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर एंड इट इज रिवोकेबल। दो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं आपको कि विल इफेक्टिव कब होती है? जब टेस्टेटर, जो विल बनाने वाला शख्स है, जब वो मर जाता है तब विल इफेक्टिव है। उसकी जिंदगी में एक शख्स फॉर एग्जांपल ये कहता है, पर्सन ए ये कहता है, या मैं कहता हूँ कि जी मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने एक स्टूडेंट के नाम पे कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं अपनी प्रॉपर्टी अली बिलाल को देता हूँ। ये मेरा जो फैसलाबाद का घर है ये मैं अली बिलाल के नाम दे रहा हूँ। लाहौर वाला जो है वो घर में ये रिजवान मकसूद कुराया के नाम पे कर रहा हूँ, और ये उसामा सऊद को दे रहा हूँ अपनी गाड़ी। ये मैंने ये सारी चीजें कह दी, तो इनकी हो नहीं गई। अभी मैंने कहा थैंक यू, है थैंक यू। जस्ट एक वसीयत है। ठीक है, ये जस्ट एक वसीयत है। इसके लिए जरूरी है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। जब मैं मर जाऊंगा फिर ये प्रॉपर्टी इनकी हो सकती है। लेकिन अगर मरने से पहले इनका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा हो कि ये मुझे बार बार तंग करे, जैसे कि अभी हरकत की किसी ने कि भी वो उसामा ने गालबन की आवाज से कि वो दरमियान में थैंक यू मसलन मुझे लगा कि ये मेरा लेक्चर डिस्टर्ब करता है, मैं अपनी विल को चेंज भी कर सकता हूँ। क्योंकि देखें आखिर में उसने लिखा है कि इट इज रिवोकेबल, यानी जब तक मेरी जिंदगी है मैं उसको जब चाहूँ वापस ले लूँ। ठीक है, इरिवोकेबल नहीं होती विल। और गिफ्ट में आप पढ़ चुके हैं कि गिफ्ट जो है ना बाज सिचुएशन में इरिवोकेबल हो जाता है। लेकिन विल हमेशा डेथ से पहले पहले, टेस्टेटर की डेथ से पहले पहले का जो हिस्सा है उसकी जिंदगी का, वो जब चाहे इसको एक्सप्रेसली भी रिवोक कर सकता है और इसको इम्प्लाइडली भी रिवोक कर सकता है। दोनों तरीके ही हैं उसके सर पास। मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, तो तो इसमें तीसरी बात चीज ये है, अभी ये स्लाइड कंप्लीट होने दे रिजवान, इसके बात बाद आपका सवाल लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि टेस्टेटर एक्सरसाइजेज फुल कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी बिक्वेस्टेड टिल ही इज अलाइव। ये भी उसी से रिलेटेड बात है कि जो वसीयत करने वाला शख्स है, ये नहीं है कि उसने कह दिया है कि जैसे मैं अभी एग्जांपल में आपको बता रहा था कि मैंने ये कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी अली बिलाल को देता हूँ, मैंने ये कहा कि ये मैं प्रॉपर्टी उसामा सऊद के नाम पे करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये रिजवान के नाम पे करता हूँ। तो ये नहीं है कि ये कल ही आगे काबज होके बैठ जाए, ये आज ही बंदे ले आए जी, हाँ जी हमें वो विल में प्रॉपर्टी मिल गई है तो आओ जी कब्जा लेने चले। नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रोल मेरा ही रहेगा, प्रॉपर्टी मेरी ही रहेगी टिल आई एम अलाइव। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक वो कंट्रोल उस प्रॉपर्टी पे मेरा ही रहेगा। और जब मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो फिर विल बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगी, और उसमें उसके अकॉर्डिंगली जैसा कि वो फिर वो इफेक्टिव विल हो जाएगी, फिर वो इरिवोकेबल भी हो जाएगी। मरने के बाद मैं आगे डेफिनेटली उसमें कोई चेंज भी नहीं करवा सकता। तो फिर विल टेक इफेक्ट ऑन द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। तो जब टेस्टेटर की डेथ हो जाती है तो विल फिर पूरी तरह से वो काबिले अमल हो जाती है, और वो जिन लोगों के नाम पे वसीयत की गई हो वो वसीयत
के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है यहाँ पे कि विल शुड बी ए वैलिड विल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पर्सनल लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लिगेटी, कि वो जो शख्स है उसके एंड द वो सॉरी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द वो जो वो टेस्टेटर है उसके लॉ के मुताबिक। ये हनफी लॉ है तो उस पर वो लॉ अप्लाई होगा, शिया लॉ है तो वो लॉ अप्लाई होगा। आगे जाके हम ये चीजें भी देखेंगे। अब इस स्लाइड से रिलेटेड अगर जो भी आपके सवाल थे, अब वो सवाल आप पूछ सकते हैं। मैं बारी बारी ये सबके सवालों का जवाब देता हूँ। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि विल में हम ये तो बताते हैं कि मेरे बाद ये प्रॉपर्टी फलां बंदे को दे दी जाएगी या फलां शख्स को दे दी जाएगी। जी क्या विल में कभी ऐसा हो सकता है या ऐसा पॉसिबल है कि बंदा कि मेरे बाद ये सारी प्रॉपर्टी गिरा दी जाए, मतलब कोई बहुत बड़ा घर है हम्म तो उसको कहा जाए कि किसी को नहीं देना बल्कि इसको बर्बाद कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए? अच्छा। अब अभी आपके बात का जवाब तो ऐसा पॉसिबल है, मतलब इस्लाम इसकी इजाजत? मैं सर अभी मेरा भी आपको क्वेश्चन है मैं वन बाय वन आपके सवालों के जवाब देता हूँ। एक चीज यहाँ पे ज़हन में रखें कि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले अपना नाम बताया करें। जैसे कि पहला सवाल अली बिलाल ने किया तो वो मुझे अब आवाज़ से अंदाज़ा हो गया। बाकी स्टूडेंट्स इस तरह करें, कोई भी स्टूडेंट है चाहे मुझे आवाज़ से अंदाज़ा हो या ना हो, बेहतर तरीका ये है कि आप बताएंगे मैं मेरा नाम ये है और मेरा सवाल ये है, ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन लोग क्लास में पार्टिसिपेट भी करते हैं। पहले सवाल का जवाब जो अभी अली बिलाल ने किया था, वो सवाल का जवाब ये है कि एक तो इसका आगे जाके वैसे हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। बेहतर ये होगा कि आइंदा जो है ना लेक्चर के एंड पे सवाल जवाब का सेशन रखें। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि एक शख्स अपनी सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि अली ने ये कहा कि वो कहता है जी सारी प्रॉपर्टी गिरा दे, सारी प्रॉपर्टी के बारे में वसीयत वैलिड की कैटेगरी में नहीं आती। ये मैक्सिमम जो इस्लाम इसको इजाजत देता है वो 1/3 वसीयत की इजाजत देता है। 1/3 से ज्यादा एक बंदा वैलिड विल कर ही नहीं सकता। ठीक है। और वो भी ये होगा कि लीगल एयर के लिए नहीं करेगा। लीगल एयर को तो उधर से ऑटोमेटिकली मिल रही है, जो इस्लाम ने उसके वो हिस्से रख दिए हैं, उधर से उसको हिस्सा मिलना ही मिलना है। ठीक है। तो ये वो एयर होगा जो लीगल एयर वो उसमें नहीं आ रहा, कुरानिक एयर में नहीं आ रहा, और वो जो हमने उधर डिस्टेंट कैंडिडेट पढ़े थे उनमें नहीं आ रहा किसी तरह से। वो जो है वो उसमें वो इस्लामिक वो जो हम पढ़ चुके थे 9 शेयर से, वो उनमें भी नहीं आ रहा, डिस्टेंट किंड्रेड में भी नहीं आ रहा। तो वो उन शेयर के लिए अगर वो बिल करेगा तो वो एक 1/3 कर सकता है, यानी 1/3 तक कर सकता है। और वो अगर लीगल एयर के लिए करेगा तो बाकियों की उस कंसेंट के साथ करेगा। बाकी लीगल एयर क्या इजाजत देते हैं एक के नाम पे वसीयत करने की, क्योंकि वो अपने हिस्से की कुर्बानी दे रहे होंगे। ठीक है। तो इसका जवाब फिर यही होगा कि वैलिड विल के लिए जो है ना वो ये जरूरी है कि वो 1/3 तक वो जो चाहे कर ले। ठीक है। 1/3 तक की उसको इजाजत है, 1/3 से आगे की उसकी विल वो वैलिड ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी ओके किसका सर। था? सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नफीस है। सर मेरा जी क्वेश्चन ये था कि 1/3 इंसान करके चला जाता है अपनी प्रॉपर्टी में, क्या मेरा 1/3 जो है ना फलां बंदे को दे दिया जाए मेरे मरने के बाद, तो जी सर वो अगर औरत कर जाए तो क्या होगा? एक बात। तो दूसरी बात सर ये कि वो अगर डिफाइन ना करे कि 1/3 ये वाली प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी सर? हाँ जी, उसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी कर रहा है। टोटल प्रॉपर्टी का फिर 1/3 करके जितना भी हिस्सा बन रहा है उसका वो 1/3 उस शख्स को दे दिया जाएगा। उसकी टोटल प्रॉपर्टी का जो मजमुआ इकट्ठा करके उसका 1/3 उस शख्स के लिए कर दिया जाएगा जिस शख्स को वो वसीयत करना चाहता है। दूसरा सवाल क्या था आपका कि क्या वो औरत के नाम भी कर सकता है, या मरने वाली जो वसीयत कर रही है वो खातून भी हो सकती है? सर मेरा बस ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन मैंने कहा ओरल सर, ओरल जबानी कर सकता है हाँ जी। वसीयत? अच्छा, जुबानी बिल्कुल वसीयत हो सकती है, इसमें कोई किसी तरह की वो कबाहत नहीं है। विल के लिए लाजमी नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट ही जनरेट किया जाए, लेकिन यूजुअली जो है ना बेहतर ये समझा जाता है कि इसके लिए एक जो है ना उसमें डॉक्यूमेंट की फॉर्म में इसको किया जाए, ताकि ये कि ज़्यादा उसका बेहतर एविडेंस रह जाए। ठीक है। बाकी ये कि क्या औरत कर थैंक सकती यू है सर। मर्द कर सकता है, इसके लिए जो है ना आगे जाके आज के लेक्चर में हम देख लेंगे कि कौन कौन कर सकता है। ये सारी चीज़ें आगे जाके डिस्कस होंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि विल का मकसद क्या होता है, विल क्यों क्रिएट की जाती है। अगर कोई ना कोई मकसद तो होगा ना हर काम जो आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप क्लास
इस्लामिक पर्सनल लॉ 2 की क्लास में आप मेरे साथ आपने ज्वाइन किया हो, तो मकसद क्या है कि आप क्लास को इसमें अपनी प्रेजेंस शो करें और आपकी एक्टिव लर्निंग हो सके, आप बाद में अच्छा स्कोर कर सके। या हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये चल रहा हो कि ये हमारी अटेंडेंस के लिए वो काउंट हो जाएगी और हमारे जो सेशनल मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो हर चीज़ का इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है। तो इसी तरह से अगर हर चीज़ का मकसद होता है तो व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द विल, विल का क्या मकसद होता है या क्या मकसद हो सकता है, इसका क्या मकसद होगा। So the object of will, according to the tradition of Prophet, is to provide for the maintenance of the members of family and other relatives where they cannot be properly provided for by the law of inheritance. तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें जो इस्लाम के अकॉर्डिंगली इसका मतलब पता चलता है कि इस्लाम क्या इसका मकसद बताता है विल का। वो सिर्फ ये बताता है कि हाँ, कुछ मेंबर्स ऑफ फैमिली, जैसे कि आप लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल में आप जान चुके हैं कि कुछ आल तो करीबी आपके घर में आपके अजीज रिश्तेदार तो रह रहे होते हैं, लेकिन उनको जो है ना रेजिड्यू में हिस्सा मिलना होता है। और वो शुरू में पहले ही इतने वो रिश्तेदार जो वो फर्स्ट 5 लीगल एयर्स में आके कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट 5 विच कैन नेवर बी एक्सक्लूड फ्रॉम इनहेरिटेंस, उन्हीं में प्रॉपर्टी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वो इन लोगों को मिलता ही नहीं है। तो फैमिली की मेंटेनेंस के लिए ये जरूरी है कि आप जो है ना उनके लिए फिर विल कर दें। तो आपको पता है कि अगर ये इनहेरिटेंस के रूल को अगर फॉलो किया जाएगा तो यहाँ तक आते आते तो प्रॉपर्टी वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो इनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये बेचारे कल को इनके पास कोई वो सोर्सेज नहीं होंगे, कोई इनकम नहीं होगी, ये दोबारा दर बदर हो जाएंगे, इनको धक्के खाने पड़ेंगे, मुआशरे में जाके कोई इनका सहारा नहीं बनेगा। और उनको आपका उनके साथ लव एंड अफेक्शन भी है और आपके जो फैमिली मेंबर्स भी हैं या इवन आउट ऑफ फैमिली भी है, विल तो किसी के लिए भी की जा सकती है, लेकिन उनको इनहेरिटेंस में उस तरह से नहीं मिल रहा। तो फिर उसके लिए आपके पास ये एक अच्छा तरीका बच जाता है कि आप इस तरह से कर लें, तो उनके लिए एक विल बना दें। उस विल के थ्रू ये सारे के सारे लोग, जिन जिन लोगों के लिए आप विल बनाएंगे, ये 1/3 लाजमी नहीं है कि आप एक ही शख्स के लिए बना रहे हो, ठीक है। ये एक से ज्यादा अशखास के लिए, एक से ज्यादा फैमिलीज के लिए भी हो सकता है कि ये इन लोगों के लिए जो है ना मैं विल करके जा रहा हूँ। तो इसका सीधा सीधा मकसद यही है कि उन लोगों के लिए उनकी खिदमत करना जिनको जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उनको हिस्सा नहीं मिल रहा। और इवन अगर वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हिस्सा मिल भी रहा है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये अब जरूरत जो फैमिली के हालात हैं कि बाकी बच्चे मेरे ज्यादा पढ़ चुके हैं या बाकी सारे वेल सेटल्ड हैं, एक बेचारा नहीं किसी वजह से पढ़ सका, वो वालदेन की खिदमत में ही लगा रहा और वो उसके पास कोई जो है ना सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। तो वालदेन अब ये चाह रहे हैं कि उसको अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मिला तो उसको बहुत थोड़ा मिलेगा, जो जिसके तो इसका गुजारा नहीं होगा, बाकी अच्छे सेटल हो चुके हैं, चलो 1/3 वो बाकी बेटों की या बाकी बेटियों की या बाकी लीगल एयर्स की कंसेंट के साथ वो उसको दे देता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। So at the same time, the Prophet has declared that the power should not be exercised to the injury of the lawful heir. अब ये जो प्रीवियस स्लाइड में आपने सवाल किया था कि क्या विल की पावर जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल की जा सकती है कि भाई वो जी एंड पे जाके कह दे जी मेरा घर गिरा दें, ये मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी गिरा दें, तो ये इस पावर को, विल वाली पावर को हमेशा फॉर द बेनिफिट ऑफ द जो है फैमिली मेंबर्स या बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक ही आप इस्तेमाल करेंगे। या बेनिफिट ऑफ द फैमिली मेंबर्स हो जाएगी या बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक या जो भी उसके लीगल एयर्स हैं, बेनिफिट फॉर द लीगल एयर्स के लिए आप इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये विल की पावर को। क्योंकि इस्लाम असल में पसंद करता है कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं कर लें। आपको जिंदगी में तो कुछ नहीं रोका ना, आपकी प्रॉपर्टी आप चाहे तो उसको आग लगा लें, चाहे तो उसके महल बना लें, चाहे तो वो सारी की सारी किसी बेवा के नाम पे कर दें, चाहे तो वो किसी भाई के नाम पे कर दें, चाहे तो बहन के नाम पे कर दें, चाहे तो औलाद के नाम पे कर दें, आप गिफ्ट के थ्रू जिस तरह से मर्जी चाहें उसके साथ करें। लेकिन इस्लाम रिस्ट्रिक्ट करता है कि मरने के बाद भी अपनी इजारादारी ना कायम रखें, बाद में जो लीगल एयर है उनको अपनी मर्जी करने दें। हाँ, अगर लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में अगर इस्लाम इजाजत देता भी है इसकी कि चले ठीक है आप ये कर लें वो कर लें, तो वो ये जरूर वहां पे आपको बांध के जाता है इस चीज के साथ कि इंजरी के पर्पसेस के लिए आप विल नहीं करेंगे, इस पावर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे प्रीवियसली इसने एक स्टूडेंट ने सवाल भी किया था कि भी क्या वो घर कराने का कह सकता है, तो ये सीधी सीधी इंजरी है, बाकी लीगल एयर को सबको उनके हक से महरूम करना। तो ऐसी कोई वसीयत वो वैलिड वसीयत की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द विल में हमने दो चीजें जानी, एक तो ये कि ये मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए हो सकता है फैमिली मेंबर्स एंड इवन आउट ऑफ फैमिली मेंबर्स, और दूसरा ये कि ये उनकी इंजरी के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि बेनिफिट के लिए होना चाहिए। अभी इस स्लाइड से रिलेटेड जो आपके सवाल है वो आप भी कर सकते हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं।
जी, है किसी का सवाल सर कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर निमरा मुनीर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने लिगेट का जो मीनिंग बताया था वो पता नहीं चला, नेट इशू कर गया था, मे भी पता नहीं आपका है शायद मेरा। और उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स विल करता है और इनहेरिटेंस तो जाहिर है अगर कोई किसी की डेथ होगी तो उसके बाद अप्लाई होता ही है वो तो, लेकिन इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? यानी पहले वो 1/3 निकाल के फिर इनहेरिटेंस होगी, या इनहेरिटेंस जो है वो बाद में होगी, पहले विल दे अच्छा, दी जाएगी? एक 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 मिनट सिर्फ आप वेट करें। ये पहले जो पहला सवाल आपने किया था ये मेरा ख्याल है कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड स्लाइड में मैंने वर्ड यूज किया था एक लिगैटी का। लिगैटी जी का मीनिंग आप जानना चाह रही हैं? लिगैटी का मीनिंग ये होता है कि हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ द विल, यानी जिसके लिए वसीयत की जा रही है उसको हम लिगैटी कहते हैं। कोशिश किया करें कि ये जब लेक्चर हमारा चल रहा होता है तो बहुत रेलिवेंट सवाल पूछा करें जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मीनिंग जो है ना, मेरी सजेशन ये होगी कि आप लोग बाद में डिक्शनरी में देखा करें। अच्छा, दूसरा सवाल आपका बिल्कुल वो वैलिड था जी, उसके बारे में दोबारा से काइंडली रिपीट करें ताकि उसको हम देख सकें। क्या सवाल था दूसरे नंबर पे कि जो आपने विल किया? विल और इनहेरिटेंस में से प्रायोरिटी किसको होगी, यानी पहले विल जो है वो की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, पहले विल की जाएगी। पहले जब हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ भी रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि सबसे पहले इसके अगर वो जब बंदा मरता है उसने अगर कोई कहीं से कर्ज वगैरह लिया तो वो अदा किए जाते हैं, इसके कफन दफन का हिस्सा वो निकाला जाता है, उसकी कोई विल है तो उस पर अमल किया जाता है और बाद में जो बचता है उस पर फिर इनहेरिटेंस में लोगों को मिलता है, विरासत में लोगों के पास जाता है। तो ये उसको विल को प्रियोरिटी होती है क्योंकि विल फौरन से ऑपरेट सर करती है। जी सर मेरा भी क्वेश्चन है नफीस हो। जी। सर अगर विल करने वाला इंसान और जिसके नाम विल की जा रही है वो सेम टाइम में यानी कि मर जाते हैं, तो जिसके नाम विल हुई उसके बच्चों को राइट होगा कि वो विल को एक्सरसाइज कर सके? सेम टाइम पे एक रूल यहाँ पे लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप हमें बताता है कि फिर देखा यह जाएगा कि उम्र में बड़ा कौन था। अगर पहली बात तो ये कि ये ट्रेस करने की कोशिश की जाती है कि उनमें जो है ना पहले डेथ किसकी हुई है। अगर तो पहले डेथ हुई थी लिगैटी की, यानी जिसके नाम पे वसीयत की थी, वो पहले उसकी डेथ हो जाती है तो विल डेफिनेटली ऑपरेट ही नहीं करेगी। फिर तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसी की रह जाएगी जिसने विल की थी। लिगेटर या टेस्टेटर, टेस्टेटर उसको कहते हैं, ठीक है, टेस्टेटर के नाम ही प्रॉपर्टी रह जाएगी। और अगर डेथ हुई थी पहले इसकी टेस्टेटर की डेथ हुई थी, एक लम्हे बाद ही नेक्स्ट मिनट में ही उसकी डेथ हो गई थी लिगैटी की, तो फिर लिगैटी के आगे लीगल एयर्स को प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है। अब अगर ये कि पता नहीं सर चल रहा दोनों सूरतों में कि कौन कि किसकी कार एक्सीडेंट में दोनों लोग मर गए और अब पता नहीं चल रहा, इस सूरत हाल में भी पहली बात तो ये कि आजकल के दौर में ये जानना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाद में मेडिकल एविडेंस में पता चल जाता है कि ये किसकी डेथ पहले हुई है किसकी डेथ बाद में हुई है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कोई सोर्स ना बचे कि किस तरीके से ये जाना जाए कि भाई ये किसकी डेथ पहले हुई है तो पहले बाद में किसकी हुई है, तो फिर एक तरीका ये भी होता है कि आप ये देख लेंगे उम्र में कौन बड़ा था। अगर वसीयत करने वाला उम्र में बड़ा था तो ये देखा ये तो अज्यूम ये किया जाएगा कि डेथ भी पहले उसी की हुई है। ठीक है। अगर जिसके नाम पे वसीयत की गई थी वो उम्र में बड़ा था तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि वो ही पहले मरा होगा। यानी जो उम्र में पहला उम्र में जिसकी ज्यादा थी, जिसकी उम्र ज्यादा थी, प्रिज्यूम यही किया जाता है, प्रिजम्पशन यही राइज होती है कि एज भी उसी की, सॉरी डेथ भी उसी की पहले हुई है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, मैं उसामा सऊद हूँ। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदा किसी को भी विल कर सकता है, तो जी। इस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ जो इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है या हम्म जो मुर्तद हो जाता है, मतलब जो इस्लाम छोड़ जाता है, ठीक है, हम्म। इन दोनों को इनहेरिटेंस में से हिस्सा नहीं मिलता। तो हाँ जी। कोई बंदा विल वसीयत कर सकता है कि मेरा इतना, मतलब इतनी प्रॉपर्टी इनको दे दी जाए, हम्म। आगे वसीयत ही जाके करनी, क्योंकि वो ये है हम्म। ना कि वो किसी को भी कर सकता है। हाँ जी, ये आगे जाके इस पे एक पूरी की पूरी स्लाइड आएगी उसमें आपका जवाब हो जाएगा, तो इसलिए मैं उधर जाके ये चीजें डिस्कस करनी है तो अभी इधर नहीं करता। ओके, और थैंक यू कुछ सर। और कोई सवाल है किसी का इस वाली स्लाइड से रिलेटेड सर तो एक वो पूछ क्वेश्चन ले। रह गया था। जी सर एक क्वेश्चन रह गया था, वो ये था कि अगर कोई भी इरिवोकेबल होता है क्योंकि विल करना, ठीक है, और जी। अगर इसको रिवोक करने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई भी वजह मतलब बताई जाए कि ये रिवोक क्यों किया जा रहा है, या न- फिर ऐसे ही जब उसका दिल चाहे विल कर दे और उसके बाद नहीं, ख़त्म कर दे? उसमें लॉ हमें ये कहता है, लॉ हमें कहीं पे ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि लाजमी जो है टेस्टेटर वो वजह बता के ही इसको रिवोक करे।
इवन वो वजह कोई भी ना बताए, फॉर एग्जांपल के पर्सन ए ये कहता है, मैं ये कहता हूँ, या आप ये कहती हैं कि जी ये जो मेरा डिफेंस में प्लॉट है इस पे जो है ना तुम आपने ये कहा कि इस पे अपनी बहन से कहा कि ये जो डिफेंस वाला प्लॉट है ना मेरा, इस पे तुम घर बना लेना। तो आपने विल कर दी, ठीक है, लेकिन ये मेरे मरने के बाद ये घर तुम्हारा, आपने ये विल कर दी। बाद में 4 साल बाद आप सोच रही हैं कि ये जिस जगह पे मैं रह रही हूँ यहाँ पे तो रश बड़ा हो गया है, यहाँ पे तो फलाने इश्यूज हैं, लाइट भी चली जाती है, क्यों ना उस प्लॉट पे मैं ही घर बना लूँ। आप क्या करती हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, आप उसी प्लॉट में घर बनाना शुरू कर दिया। अब जिस प्लॉट के बारे में आपने अपनी बहन से कहा था इस पे घर बना लेना, अब आपने उस पर खुद घर बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने खुद घर बनाना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी विल रिवोक समझी जाएगी, ये इम्प्लाइडली रिवोक हो गई है, क्योंकि आपने उस पर ऐसा काम शुरू कर दिया जो आपने विल में कहा था, अब आप उसके अगेंस्ट जा रही हैं। जब आप उस चीज के अगेंस्ट जा रही हैं तो इसका मतलब ये कि विल आप इम्प्लाइडली भी रिवोक कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक्सप्रेसली ही रिवोक की जाए। जब आप इम्प्लाइडली कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि रीजन भी बताई जाए कि आप क्यों कर रहे हैं। तो आपने काम शुरू कर दिया, वो इटसेल्फ काफी है कि आपने विल को रिवोक कर लिया। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, अगला सवाल, अगली हम इस पे जाते हैं जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विल। सिग्निफिकेंस से यहाँ पे क्या मुराद है जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विल। ठीक है, कि विल किस तरह से इम्पोर्टेंट है, क्या ये विल के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, ये करनी क्या लाजमी ही है, क्यों की जाती है विल, ये और ये किन हालात में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे इसमें ये बताया जा रहा है कि विल ऑफर्स to the testator the means of correcting to a certain extent the law of succession. For example, recognizing the services rendered to him by a stranger. अब क्या बताया उसने, उसने कहा जी विल क्या करती है, एक वसीयत टेस्टेटर को, यानी जो वसीयत बना रहा है उसको एक मौका प्रोवाइड कर रही है, उसको एक चांस दे रही है कि अगर वो लॉ ऑफ सक्सेशन में हल्की फुल्की तब्दीलियां करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि अब गुलाम की कोई हैसियत नहीं है, शुरू में होती थी, अब क्योंकि गुलाम ही नहीं रहे तो गुलामों का अब कोई हिस्सा नहीं है। पहले गुलामों को भी कभी मिलता था, थोड़ा बहुत मिलता था। अब एक बंदा है, आपने एक घर में एक मेड रखी है जो कि उसकी उम्र 8 साल थी, 9 साल थी जब वो आपके घर में आई काम करने के लिए। अब वो बूढ़ी हो गई बेचारी के, शादी होगी, आपने शादी भी उसकी की, उसके बच्चे भी हो गए, वो आपकी खिदमत में लगी रही। और उसने हर तरह से, आपके बच्चे तो सारे जॉब पे चले जाते थे, आपके बहन भाई तो सारे जॉब पे चले जाते थे, आपकी बीवी कहीं स्कूल में पढ़ा रही थी, अगर कोई खातून है तो उसका हस्बैंड तो कहीं जॉब पे चला जाता था। तो वो जो मेड थी वही हर वक्त आपकी खिदमत गुजारी में रहती, आपके लिए खाने पीने का सामान वो जो है ना वो मुहैया करती, वो जो कपड़े वगैरह प्रेस करती, कपड़े वगैरह धो देती, और घर की सफाइयाँ सफाइयाँ करती। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ सक्सेशन तो बताता है कि उसका तो कोई हिस्सा ही नहीं है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि इसने इतनी खिदमत की है, मैं इसको इसका कुछ ना कुछ, चलो मेरे मरने के बाद इसका कोई अगर सहारा नहीं है तो मैं इसको कुछ ना कुछ दे जाऊं। ठीक है, आपके लिए ये, जैसे मैंने यहाँ पे एक तस्वीर में दिखाया है कि आपके लिए वो एक बंदा है, वो लकड़ियां काट रहा है जी। वो मतलब हो सकता है जंगल से लकड़ियां लेके आता रहा, लकड़ियां काटने से यहाँ पे आप कुछ भी मतलब ले सकते हैं कि आपके लिए वो काम काज करता रहा, सारी जिंदगी करता रहा, और आपने सारी जिंदगी उसको जनाब का एक्स करो तो वो एक्स करता था, वाई कहा तो वाई करता था, जी कहा तो जी करता था। अब एक बंदा सारी जिंदगी आपकी खिदमत करता रहा और उसको सक्सेशन में भी कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। लॉ ऑफ सक्सेशन कहता है कि जी अब क्योंकि गुलाम रहे नहीं तो हमने उनको देना नहीं कुछ, तो अब आपका दिल कर रहा है कि इसको कुछ दे जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना विल बिल्कुल इफेक्टिव हो सकती है। अब आप उसको गिफ्ट भी तो दे सकते थे, गिफ्ट और विल में यहाँ पे क्या फर्क है, गिफ्ट क्यों नहीं देना चाहते और विल क्यों करना चाहते हैं, इसमें भी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। मतलब एक बंदा गिफ्ट करता है तो गिफ्ट, आपको पता है लॉ लॉ गिफ्ट में हम ये चीज देख चुके हैं कि गिफ्ट इमीडिएटली इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक प्लॉट का मालिक हूँ, ये यहाँ पे मुस्लिम टाउन में मेरा एक प्लॉट है 10 मरले का, मैं वो अपने इसको गिफ्ट कर देता हूँ, तो वो गिफ्ट दे के अगले दिन कहे जी मुझे अब नौकरी की क्या जरूरत है, वो उधर आराम से 10 मरले का प्लॉट बेचे तो कहीं दूर दराज जाके एक छोटा प्लॉट ले, बाकी का घर बनाए और वो आराम से अपना काम काज करे, तो वो तो फौरन से निकल जाए, एन मुमकिन है। इसलिए आप विल करते हैं ताकि वो बंदा, वो एक होप के साथ जुड़ा रहे कि यार ठीक है इस बंदे ने मेरे लिए विल की है, जब ये चला जाएगा, अगर दुनिया से अल्लाह पाक वो जो है जब इसको ले जाएंगे तो ये मेरे लिए ये फलाना नेकी का काम भी करके जा रहा है,
तो चलो मैं इसके साथ जुड़ा रहता हूँ, मरने के बाद ये प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। तो एक उसको उम्मीद रहेगी, वो अपनी खिदमत में भी लगा रहेगा और आपको भी अपनी सहूलियत मिलती रहेंगी। और आपका जो एक इनर था कि भी इसके लिए आप कुछ करके जाना चाह रहे थे या कुछ करना चाह रहे थे, तो विल के थ्रू आपने वो भी कर दिया, जो कि लॉ ऑफ सक्सेशन में नहीं पॉसिबल था। ठीक है जी, ये चीज समझ आई आपको? यस सर, आगे सर ये भी तो हो सकता है ना कि अगर वो गिफ्ट अपनी ज़िंदगी में करेगा, अपनी ज़िंदगी में अगर वो गिफ्ट करेगा तो उसके जो रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उसको बाकी की ज़िंदगी तो सुकून से नहीं जीने देंगे। लेकिन जब वो मर जाएगा और विल होगी जो, वो जिसके नाम करेगा, वो तो मतलब अगर अब वो मर गया उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो जिसके भी नाम विल वो तो करता है, डिफरेंट यानी कि रीजन उसको हो उस चीज़ सकती से हैं। इफेक्ट नहीं। जी बिल्कुल, वो डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, हाँ जी। लेकिन मैंने चंद एक आपके सामने रख दी। कुछ सवाल है जो चीज समझ नहीं आई, वो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। है किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? जी सर, अदीप लाल का सवाल है। जी सर वो मेरा सवाल इस स्लाइड से नहीं, प्रीवियस स्लाइड से था। जी वो जो एग्जांपल आपने वो निम्रा को कहा कि आपकी सिस्टर को आपने प्लाट का कह दिया और बाद में आपने खुद घर बना लिया, हम्म, तो सर क्या इसकी सिस्टर इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है कि इसने मेरे नाम विल की थी और बिना किसी रीजन के विल नहीं जा रिवोक सकते। कर ली? वो मैं आपको पहले नहीं बता जा चुका सकती? हूँ कि इसमें नहीं जा सकती, क्योंकि विल इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली दोनों तरीके से रिवोक हो सकती है, लॉ इसकी इजाजत देता है। ठीक है, और कोर्ट में नहीं जा कंप्लीट, सकते क्लेम? जी बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल है टेस्टेटर का। जो उसने विल बनाई है वो जब चाहे, जब मर्जी चाहे, जिस वक्त चाहे, जब जिस दिन चाहे, वो उसको रिवोक कर सकता है बिफोर हिज डेथ। ओके सर, थैंक्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी पॉलिसी ऑफ द मुस्लिम लॉ। टू डिफरेंट पॉलिसीज हैं अकॉर्डिंग टू गिफ्ट। मुस्लिम लॉ की पॉलिसी और तरह से है, विल के अकॉर्डिंगली पॉलिसी और तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए गिफ्ट ए मुस्लिम लॉ permit a man to give away the whole of his property by gift interviewer। गिफ्ट के लिए तो लॉ क्या कह रहा है, मुस्लिम लॉ इजाजत देता है एक शख्स को कि वो चाहे अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, ये नहीं कि जनाब उसका तीसरा हिस्सा, उसका आधा हिस्सा या उसका चौथाई हिस्सा, ऐसा कुछ नहीं लिमिटेशन लगा रहा। वो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी में गिफ्ट में किसी तरह की कोई कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका दिल करता है आप सारी की सारी उठा के दे दें, आपका दिल करता है आप आधी प्रॉपर्टी दे दें, आपका दिल करता है आप तीन चौथाई दे दें, कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता। आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आप जिस तरह से चाहें उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो फॉर ए गिफ्ट मुस्लिम लॉ की पॉलिसी ये है कि इसमें कंप्लीट जो है ना वो राइट्स इस बंदे को हासिल है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है। वो अपनी प्रॉपर्टी को चाहे तो वो बेच दे जिंदगी में, चाहे तो वो आग लगा दे, चाहे जैसे कि विल में आपको बताया गया था कि वो उसको फॉर द बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इंजरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब अपनी गिफ्ट जो उसकी गिफ्ट के लिए, अब एक गिफ्ट में जाने से पहले हम देखते हैं कि अगर एक बंदे की प्रॉपर्टी है, अभी उसने ना विल की है ना गिफ्ट की है, वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी का मालिक है। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल के 50,000 रुपए है, अब आपका दिल करे तो चाहे कि कैंची पकड़े और हर नोट के जो है ना 10-10 टुकड़े कर दें या 50-50 टुकड़े कर दें, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी पे मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। और चाहें तो वो सारी की सारी 50 का 50,000 उठा के गिफ्ट कर दे, आप जिसको चाहेंगे बिल्कुल वैलिड गिफ्ट होगा। शर्त गिफ्ट वाली अगर वो पूरी कर रहा है, यानी ये कि जो शख्स गिफ्ट कर रहा है वो बंदा उसकी वो साउंड माइंड हो, उसकी लीगल एज हो, तो वो बिल्कुल वैलिडली ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी। और उसके गिफ्ट, फॉर ए वैलिड गिफ्ट क्या चीज़ जरूरी है, उसकी पोजेशन उसको देना। 50,000 उठाएं उसको दे दें कि ये लें जनाब, ये आज से आपके हुए, तो वो बंदा उसका मालिक बन गया। अब विल में एक बंदे पे पाबंदी है, डिफरेंट पॉलिसी विल के लिए क्या है कि विल में मुस्लिम लॉ प्रिवेंट हिम एक्सेप्ट फॉर 1/3 ऑफ हिज एस्टेट फ्रॉम इंटरफेयरिंग बाय विल। वो ये इस मुस्लिम लॉ जो है ना प्रिवेंट कर रहा है यहाँ पे विल के लिए, कि सिर्फ मुस्लिम लॉ क्या कहता है, मुस्लिम लॉ कहता है कि जनाब विल में आप सारी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते किसी को, ये आपको लॉ इजाजत नहीं दे रहा। मुस्लिम लॉ इजाजत नहीं देता कि आप सारी की सारी प्रॉपर्टी उठाएं, वसीयत में एक्स के नाम पे करके चले जाए, वाई के नाम पे करके चले जाए, एक ही बेटे के नाम पे करके चले जाए, सारी नौकर को दे जाए, बच्चों के लिए छोड़ के ना जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इस्लाम यहाँ पे पाबंदी लगा रहा है कि अगर आप करना चाहते हैं विल, तो आप इन शराइत को पूरा करेंगे कि मैक्सिमम विल आप 1/3 कर सकते हैं। लेकिन ये 1/3 याद रखिएगा, 1/3 ये जो कर सकते हैं विल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, ये नॉन लीगल एयर्स के लिए कर सकते हैं। यानी वो लोग जिनको कुरान और सुन्ना में हिस्सा नहीं मिल रहा,
जो कुरानिक शेयरर्स में नहीं आते, उन 12 शेयरर्स के अलावा और अकॉर्डिंग टू शिया लॉ उन 9 शेयरर्स के अलावा किसी और बंदे को ये विल की जा सकती है 1/3। अगर कोई बंदा लीगल एयर्स के लिए करना चाहता है, अगर वो 1/3 भी करना चाहता है, तो यहाँ पे अगेन इसको बाकी लीगल एयर से कंसेंट लेनी पड़ेगी कि जनाब आपके हिस्से में से दे रहा हूँ, आप ये इजाजत देते हैं, ये आपका छोटा भाई है, ये आपका बड़ा भाई है, ये गरीब है, ये फलाना है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो अगर सारे इजाजत देते हैं तो बिल्कुल फिर वो विल वैलिड हो सकती है इनके लिए 1/3। और अगर इजाजत नहीं देते तो वो 1/3 लीगल एयर के लिए वैलिड नहीं होगी। हाँ, वही 1/3 अगर वो आउट ऑफ लीगल एयर्स किसी को देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन 1/3 से ज्यादा अगर फिर वो आउट ऑफ लीगल एयर्स देना चाहता है तो अगेन उसको फिर कंसेंट लेनी पड़ेगी। बाकी लीगल एयर से कंसेंट लेना चाह रहा है, उसको लेनी पड़ेगी कि जनाब मैं आधी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, मैं पूरी देना चाहता हूँ, मैं इतनी देना चाहता हूँ, जितनी भी वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता, वो सारी उनकी कंसेंट के साथ ही काम कर सकता है। गिफ्ट में किसी और की कंसेंट की जरूरत नहीं होती, जबकि यहाँ पे कंसेंट की जरूरत होती है विल में। तो पॉलिसी ऑफ मुस्लिम लॉ अबाउट गिफ्ट एंड विल आपको उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। कोई इस स्लाइड से रिलेटेड आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। अली बिलाल का Oh, सर। sir, I understand what you say, sir. Thank you so much, sir. I am clear. अच्छा सर जी, जी, जिन लोगों को क्लियर हो जाता है ना, वो काइंडली, जो लोग खामोश होते हैं उसका मतलब यही होता है कि उन तमाम को समझ आ चुका है। तो जिसका सवाल होता है वो काइंडली बता दिया अगर, बाकी लोग जो है ना वो खामोशी जिन जिन लोगों ने इख्तियार की होगी, तो उसका मतलब ये है कि बाकी सबको समझ आ चुका Okay, sir. है। I जी apologize. जी जी बेटा, सर पूछे ये सवाल। विल में ऐसा हो सकता है कि लिख लिया जाए कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं गिफ्ट कर रहा हूँ किसी को। हाँ देखें, गिफ्ट में एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट इंटरवाइवर्स। इंटरवाइवर्स का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में वो दे दे। ये नहीं कि मैं लिख के रख लूँ जी ये प्रॉपर्टी मैंने फलाने को गिफ्ट कर दी है, और वो मरने के बाद वो मेरे तकिए के नीचे से निकले कि मैंने गिफ्ट कर दी, फिर वो गिफ्ट भी वैलिड नहीं है। यानी आप चक्कर देंगे बिल वाले तरीके को गिफ्ट में लिखने से, ये ऐसा नहीं हो जाएगा। वो गिफ्ट अगर हुआ तो वो अपनी जिंदगी में उसकी पोजेशन दूसरे बंदे को ट्रांसफर करनी है। विल जब आप गिफ्ट पढ़ रहे थे, तो अगर आपको नहीं याद तो दोबारा से सुन ले कि गिफ्ट में एक ये प्री रेक्विजिट है गिफ्ट की, कि जो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है वो ट्रांसफर कर दी जाए डोनी डोनी तक, डोनर से डोनी तक ट्रांसफर ऑफ पोजेशन सब्जेक्ट मैटर की ट्रांसफर हो जाए। खाली लिख के रखने से तो गिफ्ट वैलिड ही नहीं हुआ। ओके सर। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं requisites ऑफ ए वैलिड विल। व्हाट आर द requisites ऑफ ए वैलिड विल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ requisites? यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। requisites का मतलब यहाँ पे होगा रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड विल? एक वैलिड विल के लिए क्या क्या चीजें पूरी की जानी जरूरी हैं, या कब एक विल वैलिड विल हो सकती है, जो कि जिसपे आप अमल दरामद बाद में जो लिगेटी है या जो बेनिफिशियरी ऑफ द विल है वो उस पर अमल करवा सकता है। उसके लिए जरूरी है द लिगेटर must be a major person and he should be a Muslim about 18 years of age। कि जो जो बंदा विल कर रहा है, एक उसके लिए ये शराइत जरूरी है कि वो मुस्लिम हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ आप विल पढ़ रहे हैं। उसकी एज 18 साल से ज्यादा हो। लेकिन ये एक शर्त काफी नहीं है कि मुस्लिम हो और 18 साल से ज्यादा हो तो वो विल वैलिड होगी। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी जो अभी आगे आ रही हैं वो भी जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, although he is a Muslim and his age is 18 years, but he should also be sound mind। अगर एक बंदा 25 साल का है लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है, तो ये क्या विल वैलिड हो जाएगी? अगेन जवाब नहीं में ही आएगा कि विल वैलिड नहीं हो सकती। जो बंदा विल कर रहा है उसका साउंड माइंड होना भी जरूरी है। उसका साउंड माइंड होना के साथ साथ यानी उसकी लीगल कैपेसिटी वाली तमाम चीजें, ये आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर वो बात याद हो, एक फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो चीजें थी कि वो अंडर ड्यूरेस ना हो रहा हो, वो अंडर फ्रॉड ना हो रहा हो, वो अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो रहा हो, वो अंडर जो है इसमें हमने और क्या चीजें पढ़ी थी, फ्रॉड पढ़ा था, उसमें ड्यूरेस पढ़ा था, मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, मिस्टेक पढ़ा था। कि तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे भी देखी जाएंगी कि अगर जो साउंड माइंड पर्सन है वो जब बिल बना रहा है तो क्या कोई उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, क्या अंडर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं वो बिल लिख रहा, क्या अंडर वो कोerशन तो नहीं वो बिल लिख रहा, क्या वो अंडर
मिस्टेक तो नहीं दिख रहा, मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं लिख रहा, क्या उसको फ्रॉड तो नहीं उसके साथ किया जा रहा, क्योंकि उसको बताया कुछ और जा रहा है जी। हम मतलब जैसे कि बाज बदबख्त औलाद ऐसी भी होती है कि अब्बा जी के चक्कर देने के पे लगी होती है कि वो हमने प्लाजा बनाना है, बस ये यहाँ पे साइन कर दें, तो वो अब्बा जी से अपनी प्रॉपर्टी पे उनसे वो मतलब साइन करवा लेते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स अंदर में कुछ और होते हैं। तो वो विल वाले डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लें, ऊपर अंग्रेजी कुछ और पढ़ के सुना दो। अगर इस तरह से कोई कर रहा है तो ये अगेन वो रिक्विजिट्स ऑफ बिल की कैटेगरी में जो है ना, ये रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल नहीं कर रहा। अगर वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिल वैलिड बिल नहीं होगी। थर्ड थिंग इज दैट द पर्सन हु इज द लिगेटर, the person who is the testator must be capable of knowing fully the legal consequences of his activities। उसको पता हो, यानी उसके साउंड माइंड का अंदाजा किस चीज से लगाया जा सकता है, ये वो चीज है जिससे उसके साउंड माइंड का अंदाजा लग सकता है। क्या चीज? तो उसको ये पता हो कि भाई वो जो जिसके लिए बिल बनाने जा रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो जो काम करने जा रहा है, जितनी प्रॉपर्टी दे रहा है, इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, जिसको प्रॉपर्टी दे रहा है वो क्यों दे रहा है, उसका मकसद क्या देने का, और इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, ये हर चीज के बारे में उसको इल्म होगा। तो इसका मतलब ये कि वो साउंड माइंड है, या वो अंडर थ्रू फ्री विल जो है ना, फ्री कंसेंट के साथ वो बिल बना रहा है। अगर वो उसको पता ही नहीं है कि उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो दो ही वजह हो सकती है कि उसको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज का नहीं पता। वो दो वजह क्या हो सकती हैं? एक तो ये हो सकता है कि वो साउंड माइंड ना हो, एन मुमकिन है कि वो साउंड माइंड ना हो इसलिए उसको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज का ना पता हो। दूसरी इसकी ये भी वजह हो सकती है कि साउंड माइंड तो था, उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, अब उसको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज का नहीं पता, उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है, वो बेचारा कुछ और समझ रहा है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसके साथ हो कुछ और रहा। इस नतीजे में भी वो बिल वैलिड बिल की कैटेगरी में नहीं आती। लास्ट थिंग इज दैट द एज ऑफ मेजोरिटी इज गवर्न्ड बाय मेजोरिटी एक्ट 1875। ये किस शख्स के लिए एज ऑफ मेजोरिटी की बात होती है? हमेशा उस शख्स के लिए होती है जिस पे गार्डियन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। यानी एक वार्ड के लिए, अगर जिस वार्ड उस शख्स को कहते हैं हम कि जिस पे गार्डियन अपॉइंट किया गया, अगर वो छोटी उम्र में उसका कोई गार्डियन उसके सारे वो चले गए थे बाय कोर्ट, उस पे वो, ये मैं कंसेप्ट काफी दफा क्लास में भी बता चुका हूँ। अगर वो उसका कोई गार्डियन नहीं है, कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया, तो उसकी फिर लीगल एज 18 ईयर्स नहीं होगी, बल्कि फॉर मेकिंग ऑफ ए वैलिड बिल हिज एज शुड बी 21 ईयर्स, ठीक है। द एज ऑफ मेजोरिटी इज गवर्न्ड बाय मेजोरिटी एक्ट। अगर वो उसमें है, उस पर कोई गार्डियन अपॉइंट हुआ है, तो फिर वार्ड के लिए वैलिड बिल करने के लिए उसकी एज 21 साल होगी। अगर गार्डियन कोई अपॉइंट नहीं हुआ तो फिर एक 18 साल से अबव एज का बंदा, 18 साल एक दिन भी उम्र होगी तो वो बिल्कुल वैलिड बिल कर सकता है। तो इस स्लाइड से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, है किसी का कोई सवाल? जी सर, मैं जुए बात कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने अभी बात किया कि जो मुस्लिम है वो ही जो बिल कर सकता है। क्या सर जो मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम को भी कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम के लिए बिल कर सकता है। ये बातें अगली इस नेक्स्ट स्लाइड में आगे जाके डिस्कस की जाएंगी कि हु वुड बी द बेनिफिशरीज ऑफ ए बिल, ठीक है। उधर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लिगेटी ऑफ द बिल हो सकते हैं, तो नॉन मुस्लिम के जी लिए हो ठीक है। सकता है। और जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ ना इसमें कि इस स्लाइड से रिलेटेड सवाल पूछा करें, तो देखिए कि उन लाइनों में जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की उनसे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो वो आप काइंडली पूछें। अगर उनसे हटके कोई सवाल है तो एन मुमकिन है कि वो नेक्स्ट जो है ना ये कमिंग स्लाइड्स में उसका जवाब आपको मिल जाए। तो इस तरह से आपका भी टाइम बच सकता है, मेरा भी बच सकता है। जी, कोई ठीक हो और गया, थैंक यू सवाल? सर। जी, किसी और स्टूडेंट का अगर कोई सवाल है इन 4 पॉइंट से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ बिल। सर एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैं थोड़ा सा काम करता इसलिए मैंने पूछा, कर नहीं सका, माजरत कर सकता हूँ मैं? जी पूछे। सर अगर जिसको विल की जा रही है वो एक्सेप्ट ही ना करे, देन? जी, वो बेनिफिशरी हु वुड बी द बेनिफिशरीज ऑफ विल में इसका जवाब आगे आ जाएगा। मैं जब आप काम कर रहे थे मैंने एक बात रिपीट की है, दोबारा से आप सुन लें
कि मैं ये बार बार बात कह चुका हूँ कि जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ उन्हीं में देखा करेंगे, उन लाइन में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ लिया करें। अगर इन लाइन में ये चीज़ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि आने वाले लेक्चर में वो चीज़ आपके लिए एक्सप्लेन की जाएगी। अभी ये 4 पॉइंट्स में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसी में फोकस करें, अगर ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो फिर आगे चला करें। ठीक है जी, अभी हम जी बात सर। करते हैं वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ ए विल। यानी व्हेन वुड बी ए विल कंसीडर्ड वैलिड एंड व्हेन इट वुड नॉट बी ए वैलिड। कब कोई विल वैलिड होगी और कब वो विल वैलिड नहीं होगी, ये कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने इसमें से रखे हैं आपके सामने। ए विल दैट इज एग्जीक्यूटेड इन द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अब बंदे को मौत सामने नजर आ रही है कि मैं मर जाऊंगा, वो उसको डॉक्टर्स ने बता दिया जी बस अब दुआ ही करें जी। बड़ी दफा ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स में घर वाले भी कह रहे होते हैं जी बस अब तो डॉक्टर्स कह रहे हैं दुआ ही करें, इसको सूरह रहमान ही सुनाए, अभी कुछ नहीं हो सकता, हमारे बस में नहीं है। ठीक है, या कोई और अब वो शदीद जख्मी हो गया या शदीद बीमार है किसी भी तरह से, अब उसको लग रहा है कि मैंने अब कोई नहीं बचना, इस हालत में क्या विल की जाएगी, वो वैलिड होगी या नहीं? तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ दैट विल वुड बी कंसिडर्ड वैलिड विल। बिल्कुल आप एप्रीहेंशन ऑफ डेथ में भी विल करेंगे, यानी आपको मौत सामने नजर आ भी रही है, तब भी आप जो विल करें वो विल वैलिड कंसिडर होगी, उसकी वैलिडिटी में कोई किसी को कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है, और लॉ इसकी इजाजत देता है। सेकंड थिंग इज दैट, सर मतलब टिल मतलब डेथ डेथ बेड पे भी बैठे हो तो विल हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। ये मैंने फिर आपको आपकी याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि स्लाइड के एंड पे सवाल करना है। ए माइनर ओके सर। इज इनकॉम्पिटेंट टू मेक ए विल। माइनर नहीं विल बना सकता। माइनर से क्या मुराद है यहाँ पे? जो शख्स 18 साल से कम एज है जिसकी, ठीक है, 17 साल 6 माह का विल नहीं बना सकता वो वैलिड। हाँ, वो जब 18 साल का हो जाएगा बिल्कुल बना सकता। अब एक माइनर ने बिल बना दी, फॉर एग्जांपल 17 साल एज थी उसकी, उसने बिल बना दी, तो क्या वो विल वैलिड लेटर ऑन हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ, उसका तरीका ये कि लेटर ऑन आफ्टर अटेनिंग हिज और हर मेजोरिटी देन ही कैन रेटिफाई हिज प्रीवियस विल। एक शख्स था 17 साल का था, अब साल बाद उसको कोई बताता है भाई वो जो 17 साल की उम्र में तुमने विल बनाई थी वो वैलिड नहीं है, वो या बाद में लॉ करता है उसको पता चलता है वो जो मैं विल बनाई थी अकॉर्डिंग टू लॉ ये तो वैलिड ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो वो परेशानी की जरूरत नहीं है, वो दोबारा से जाए और उसको रेटिफाई कर दे। अप्रूवल, रेटिफाई कहते हैं अप्रूवल को, रेटिफिकेशन अप्रूवल। उसको प्रीवियस विल को लेटर ऑन वो अप्रूवल दे सकता है बिल्कुल, अगर वो देना चाहे। अगर वो अप्रूवल दे देगा तो प्रीवियस विल वो वैलिड हो जाएगी, लेटर डेट पे उसको वैलिड किया जा सकता है। लेकिन अगर उसने अप्रूवल भी नहीं दिया, दिल में सोच लिया हाँ ठीक है ऐसे वैसे फला, लेकिन डिक्लेयर कभी नहीं किया और अप्रूवल भी कहीं नहीं दिया, अगर वो लिखी हुई विल थी उसमें करेक्शन भी कभी नहीं की कि हाँ भी मैं 18 साल का हो गया और मैं तुम्हारा जो मैंने ऊपर लिखा है मैं सारा कुछ इस एज इट इज सही मानता हूँ, तो उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया, तो फिर वो वैलिडिटी नहीं होगी बल्कि वो विल रिमेन्स इनवैलिड ही होगी। ठीक है, और विल प्रोड्यूस्ड बाय अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोerशन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, किसी भी तरह से जो विल इस तरीके से क्रिएट हुई हो, प्रोड्यूस की गई हो अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर होगी, कोerशन के अंडर होगी, यानी जोर जबरदस्ती आपके साथ वो की गई है, आपको डराया धमकाया गया या आपके साथ फ्रॉड किया गया, तो ऐसी विल भी वो वैलिड नहीं होती अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। तो वैलिड विल के लिए वो जो प्रीवियस चीजें हम देख चुके हैं कि साउंड माइंड हो, उसकी एज 18 साल से ज्यादा हो, अगर ये अंडर गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट के अंडर वो ट्रीट हो रहा है तो उसकी एज 21 ईयर्स हो, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जानता हूँ, वो सारी चीजें वैलिड बिल के लिए आ रही हैं। इनवैलिड बिल के लिए अगर वो इनकॉम्पिटेंट है टू मेक ए विल, यानी 18 साल से कम एज है उसकी, या वो उसने बाद में 17 साल की उम्र में विल बनाई, बाद में रेटिफिकेशन नहीं दी, या अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोerशन या फ्रॉड उसने विल क्रिएट की, विल बनाई, विल प्रोड्यूस की, और बाद में ये तो इसका तो बात का चक्कर ही कोई नहीं कि वो अगर अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोerशन या फ्रॉड वो विल प्रोड्यूस करता है तो वो भी विल वैलिड नहीं होती। तो अब अगर आपका इस स्लाइड से रिलेटेड ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते जी सर, क्वेश्चन है हैं। जी सर, ये जो अंडर इन्फ्लुएंस है, जी इसके साथ या इनमें से किसी के साथ विल बन गई है हाँ जी। तो बाद में वो जो बंदा है विल जिस मतलब कह लें टेस्टेटर है, वो इसको रेटिफाई कर सकता है कि ठीक है बन गई है जाने दो?
हाँ, जब रेटिफाई कर रहा है तो अप्रूवल दे रहा है ना, फिर तो अप्रूवल दे के वैलिड कर सकता है। हो सकती है। हाँ जी, वही वॉइडेबल ओके वाला कॉन्सेप्ट है, ये वॉइडेबल होगी अगर वो लेटर ऑन उस पे वो अप्रूवल दे देता है, यानी अब वो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज को जान भी रहा है, समझ भी रहा है, और फिर भी उसको कोई एतराज नहीं है, तो बिल्कुल वो इसको वैलिड कर सकता है, लेटर ऑन अप्रूवल दे सकते हैं। ओके। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं गाइस आप। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है व्हेन ए विल वुड ऑपरेट, ये कब इस पे अमल दरामद कब होगा, व्हेन वुड विल टेक इफेक्ट, ठीक है, इफेक्टिव कब होगी, ये ऑपरेट कब होगी, कब इस पे अमल हो सकेगा। सबसे पहली चीज, ऑन द डेथ ऑफ द लिगेटर, उसकी डेथ से पहले तो इसका कुछ है ही नहीं कि ये वैलिड हो सकती है, ये नहीं। जस्ट 1 मिनट वेट करें, यहाँ पे अजान हो रही है तो मैं अजान की आवाज के लिए खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ, बाद में कंटिन्यू करते हैं। जी, तो बात कर रहे थे हम कि व्हेन ए विल ऑपरेट्स, कि विल पे अमल दरामद कब होता है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे याद रखने की है वो ये है कि ऑन द डेथ ऑफ द लिगेटर, यानी जो विल बनाने वाला था, जब वो शख्स मर जाएगा तो विल पे अमल दरामद होगा, उसकी जिंदगी में कोई अमल दरामद नहीं हो सकता इसका। अब तस्वीर में देख भी रहे हैं, अब ये शख्स मर चुका है, अब अगर इसने कोई विल लिखी होगी, कोई विल अगर इसने लिखी जिंदगी में, तो बिल्कुल ये इसका जनाजा हुआ या नहीं हुआ, इसको गुसल दिया गया या नहीं दिया गया, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है कि डेथ उसकी अगर हो चुकी है तो विल पे अमल दरामद हो जाएगा। जैसे ही डेथ होती है तो बिफोर हिज डेथ, वो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट विल, जो उसने विल लिखी थी उसका क्या स्टेटस था। क्या वो थोड़ा सा मान लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बिल लिखता है, उसने कहा कि जी ना मेरे छोटे बेटे के लिए जो है ना, मैं बाकियों की कॉन्सेंट से ही वो लिख रहा है, और उसने लिखा कि छोटे बेटे के लिए मैं अपना जो है ना एक मार्केट में एक दुकान उसके लिए दे के जा रहा हूँ। अब छोटे बेटे के हालात बड़े खराब हो गए, बड़े वो तंगी में गुजर रहा है, तो वो ये कह सकता है कि चलो अब्बा जी बाद में भी तो ये आपने मेरे लिए रखी है, तो चलो थोड़ा थोड़ा किराया मैं अभी ले लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सकता है, 50% ले सकता है, या 10%, 20, 20, 30, 40 कुछ ले सकता है। तो जवाब इस चीज का कि नहीं, बिल्कुल उसको उससे पहले बेनिफिट नहीं मिल सकता। बेनिफिट कब मिलेगा, ऑन द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, जब उसकी डेथ हो जाती है उससे उसके बाद बिल्कुल वो विल एप्लीकेबल होगी, विल ऑपरेट करेगी, उसको बेनिफिट मिल जाएगा, जो भी उसका लिगेटी होगा या बेनिफिशियरी ऑफ द विल होगा। बिफोर हिज डेथ, यानी बिफोर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, बिफोर द डेथ ऑफ द लिगेटर, इट इज सिंपली ए मेयर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ये खाली इस विल की हैसियत एक सर्टिफिकेट की है कि डिक्लेयर किया गया हुआ कि मरने के बाद इस इसको हिस्सा मिलेगा और इतना इतना हिस्सा मिलेगा। जस्ट एक डिक्लेरेशन है कि एक बंदे ने बताया हुआ, ए पर्सन ने, मतलब पर्सन ए ने ये BCDEF ये बातें बताई हुई हैं उसकी, और इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है, और उस पर किसी बात पे भी अमल दरामद नहीं होगा, 1% भी अमल नहीं होगा। हाँ, जब जैसे ही ये लिगेटर दुनिया से चला जाएगा, फोत हो जाएगा, तो फौरन से वो विल वुड टेक इफेक्ट, और फिर उसकी हर हर बात पे अमल होगा, जो भी बातें लीगली इसने बताई होंगी और विल की रिक्विजिट
अब वैलिड विल में अगर वो पूरी उतरती होंगी तो फिर विल पे A to Z सब पे अमल हो सकता है और होना भी चाहिए। जी, इस चीज से रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल है तो पूछिए। है किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? जी सर, मेरा वो जो ये बात कर रहा हूँ सर, मेरा पिछली स्लाइड के मुतल्लिक था, मैंने कहा शायद वो आगे आ जाए सर। जो अनबॉर्न बच्चा होता है, मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, क्या हम उसको भी ये बिल कर सकते हैं या नहीं? अगर अगर कर सकते हैं तो सुन्नी लॉ और शिया लॉ के मुताबिक काइंडली बता देंगे उसमें किस तरह अगर करते हैं। 6 माह के अंदर अंदर वो विल बनाने के 6 माह के अंदर अंदर वो बच्चा पैदा हो जाए तो वो विल वैलिड हो जाएगी। अगर वो 6 माह के अंदर पैदा नहीं होता, वो बच्चा विल बनाने के 6 माह के अंदर पैदा नहीं होता, तो वो विल वैलिड नहीं है। यानी अनबोर्न के लिए विल तभी वैलिड है जब वो 6 माह के अंदर विल बनाने की वो पैदा हो जाए। अगर वो 6 माह के अंदर पैदा नहीं होता तो वो फिर इनवैलिड है। अब हम बात करते हैं विल इज गवर्न बाय डिफरेंट रूल्स अंडर इस्लामिक लॉ। ये जब अभी जो है बात कर रहे थे कि जी शिया लॉ का बता दें, सुन्नी लॉ का बता दें, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि विल किस लॉ के मुताबिक चलेगी, किस लॉ के मुताबिक विल पे अमल दरामद होगा? क्या सुन्नी लॉ के मुताबिक होगा या शिया लॉ के मुताबिक होगा? ठीक है, अब सुन्नी में भी आगे जाके मसला बन जाता है कि क्या ये हनफी लॉ के मुताबिक होगा, हम्बली लॉ के मुताबिक होगा, मालिकी के अकॉर्डिंगली होगा, शाफी के अकॉर्डिंगली होगा। शिया लॉ है तो शिया के आगे 12 वो अलग से वो गालबन 6 हैं, ये 7 हैं, ये चलते हैं आगे। 12 इमाम को कुछ मानने वाले हैं, कुछ 6 इमाम को मानते हैं, कुछ जैदीज हैं, कुछ इस्माइलीज हैं, ठीक है, कुछ फातमी है, कुछ निज़ामी है। तो ये इनकी भी आगे डिफरेंट सेक्ट्स हैं। तो विल कैसे अमल किस कि जनाब अब इस विल को हमने शिया लॉ के अकॉर्डिंगली इसको ऑपरेट करना है, इसको सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करना है, इस विल को हमने हनफी लॉ के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करना है, मालिकी के अकॉर्डिंगली करना है, शाफी के अकॉर्डिंगली करना है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा? कौन क्या हमारे पास कोई सेटल्ड प्रिंसिपल है इस चीज के मुतालिक? क्या हमारे पास कोई सेटल्ड रूल्स हैं इस चीज के मुतालिक कि जी ये विल हम शिया लॉ के अकॉर्डिंगली जो ऑपरेट करेंगे, ये विल हम सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करेंगे, ये विल हनफी लॉ के अकॉर्डिंगली ऑपरेट होगी या हम्बली लॉ के अकॉर्डिंगली ऑपरेट होगी? तो इसका बिल्कुल भी सेटल्ड प्रिंसिपल मौजूद है। तो द विल इज गवर्न्ड बाय द रूल टू विच द लिगेटर बिलोंग एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। ठीक है, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि विल के लिए जनाब जो रूल्स हैं वो यही है कि जो बंदा विल बना रहा है उसका मजहब देखा जाएगा। वो शिया लॉ से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली मजहब कब देखा जाएगा? जिस टाइम पे वो विल लिख रहा था। ये नहीं कि उसके उससे पहले क्या मजहब था, बाद में उसने चेंज कर लिया, या बाद में कुछ और था, पहले कुछ और था। इन चीजों की फिक्र नहीं आपने करनी कि बाद में और पहले क्या था। देखा ये जाएगा, एविडेंस इस चीज पे आप इकट्ठा करेंगे कि जिस टाइम पे विल लिखी गई या अगर ओरल विल है तो जिस टाइम पे उसने वो डिक्लेयर किया था, या अगर रिटर्न है तो जिस टाइम पे वो लिखी गई उस वक़्त में क्या वो शिया लॉ से बिलोंग करता था या सुन्नी लॉ से बिलोंग करता था, हनफी लॉ से बिलोंग करता था, मालिकी से करता था, हम्बली से करता था, फातमी से करता था, इतनाशरी से करता था, जिस भी लॉ से वो बिलोंग करता था। कौन? जो बंदा विल बना रहा है, लिगेटर, टेस्टेटर, ठीक है, उसका मजहब देखा जाएगा कि जिस मजहब से वो बिलोंग करता है विल उसी के रूल के तहत ही ऑपरेट होगी। ठीक है, क्योंकि आगे जाके एंड पे हम इसमें देखेंगे कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया लॉ एंड बिटवीन सुन्नी लॉज। अगर हम बात करें अमंग सुन्नी लॉज देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन हनफी, शाफी एंड हम्बली लॉ। आगे जाके डिफरेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें देख रहे होंगे कि इसके डिफरेंसेस क्या है अगर है तो मुझे ये जो डिफरेंसेस हैं ये नहीं होगा कि आप रैंडमली जिस पे दिल करे जी अब सुन्नी पिछली 3 व्हील्स पे हमने शिया लॉ लगाया था अब सुन्नी लॉ लगा देते हैं, या आप जनाब पिछले महीने से दादी कहे कि यार पूरा पिछला महीना तो हमने सुन्नी लॉ को अप्लाई किया था, अब जरा थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है, हम शिया लॉ अप्लाई कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है, ये उसकी यानी जज की विल पे कुछ नहीं चीज डिपेंड कर रही, ये उस चीज पे डिपेंड कर रही है कि लिगेटर का उस वक्त क्या रिलीजन था, वो किस उसको मसलक को फॉलो करता था। जिस भी मसलक को फॉलो करेगा, जिस भी वो सेक्ट से बिलोंग करेगा, उसी के रूल्स उस पर अप्लाई होंगे। क्योंकि जैसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपने देखा था कि सुन्नी और शिया लॉ मुख्तलिफ है, ऐसे ही लॉ ऑन विल पे भी सुन्नी और शिया लॉ बाज़ जगहों पे जाके डिफरेंट है। तो ये वही लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखने की है कि लिगेटी जिसको दी जा रही है प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी देने वाला सुन्नी है और वो
प्रॉपर्टी लेने वाला लिगेटर सुन्नी है, लिगेटी शिया है, तो क्या शिया लॉ अप्लाई होगा या सुन्नी लॉ अप्लाई होगा? क्योंकि शिया जो है वो बेनिफिशियरी है, सुन्नी वो जो है वो उसका लिगेटर है। अगर प्रॉपर्टी देने वाला शिया है और प्रॉपर्टी लेने वाला सुन्नी है, अगेन जो प्रॉपर्टी दे रहा है फिर शिया लॉ एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से अगर हनफी मालिकी को प्रॉपर्टी कोई देता है तो हनफी लॉ अप्लाई होगा, और अगर शाफी हम्बली को देता है तो शाफी लॉ अप्लाई होगा। जो प्रॉपर्टी आगे दे रहा है बाय विल उसी का लॉ ही एप्लीकेबल होता है, दूसरे का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। होपफुली आपको इस स्लाइड से रिलेटेड सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है हैं जी। सर। ये जिनको हम आमतौर पे सोसाइटी में अहले हदीस कहते हैं सर, वो किस जी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं यहाँ पे, वो कि वो इनमें नहीं है? हाँ जी, सर वो वो मेरे जी जी क्या कहना चाह रहे हैं उसामा? अच्छा, ये जो है अब जितनी मेरी इस बारे में रिसर्च है, क्योंकि ये वो जो हम जिस फोरम पे बात कर रहे हैं हर चीज़ रिकॉर्डेड है। मेरी रिसर्च के मुताबिक यहाँ पे जो अहले हदीस हैं वो ये कहते हैं कि जी हम कुरान और सुन्नत से डायरेक्ट लेते हैं रूल्स, और कुरान और हदीस से डायरेक्ट रूल्स लेते हैं, हम इंटरप्रिटेशंस पे नहीं जाते। जो ये जो सुन्नी लॉ जिसकी हम बात कर रहे होते हैं जैसे हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये कुरान और सुन्नत की आगे इंटरप्रिटेशंस हैं जो आइमा अरबा ने की हैं। ठीक है, ये हमें उसकी तशरीहात करके बता रहे हैं। ये कहते हैं कि हम तशरीह नहीं करते, हम खुद जो है ना डायरेक्ट उससे मीनिंग से अखज़ करते हैं कि इसका क्या मतलब बनता है। तो जो कुरान और हदीस से इनको समझ आ रही होगी वो मतलब जो मुज्तहिद का रोल होता है कि वो खुद इज्तिहाद करता है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये खुद उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि इन पे अब कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू मतलब ये कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में फिर जो इनको बेहतर लगेगा। ये कह रहे होते हैं कि हमें डायरेक्ट उधर से रूल्स लेने चाहिए, इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उनके रूल्स उन पे अप्लाई हो जाएंगे। तो एक ये कोशिश करें, अभी से मैं आपको बताता चलूँ कि कोई इस तरह का सवाल जो है वो ना करें जो कि फिरका वारियत की तरफ जा रहा हो, या जो ऐसी बात भी कोई क्रिएट कर रहा हो। अपने इलाके के उलमा से जो इस तरह के सवाल होते हैं आप उनसे भी आगे फर्दर उनके बारे में सजेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, तो ताकि ये कि वो अपने अपने जो है ना उन उलमा की रोशनी में ही जो है ना आपको जवाब मिल सके। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं हूँ में भी जी। सर आज के लिए इतना काफी है सर सर मेरा। उसमें एक क्वेश्चन है जी जी बताएं क्या सवाल है? सर। सर जी वो जी। अगर जो वसीयत लिखने वाला है वो खुद सुन्नी है, लेकिन क्या वो विल में लिख सकता है कि जब वो विल कह लें डिस्ट्रीब्यूट होगी या सबको दिया जाएगा, विल ओपन होगी, तो उस वक्त ये विल जो है वो क्या लॉ के मुताबिक आगे हो इस्माइल रहमत को आ जाए? इसके मुताबिक क्या हो तो वो तो विल में लिख दिया ना उसने। मतलब ये कि अगर उसका लॉ इजाजत देता है तो फिर उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। वो रूल्स देख लिए जाएंगे उस लॉ के कि क्या इस तरह से इजाजत देता है उसका पर्सनल लॉ। अगर इजाजत देता है तो फिर बिल्कुल वो वैलिड बिल हो सकती है। जी सर, जो ये बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था कि जो इस वक्त जो मुल्क में कानून लागू होता है क्या वो भी जी इसमें देखा जाता है या नहीं देखा जाता? जी, बाय डिफॉल्ट अगर कोई वो नहीं पता चलता किसी का तो वो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए हनफी लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि पाकिस्तान की मेजोरिटी हनफी लॉ के अकॉर्डिंगली चल रही है। तो ये बाय डिफॉल्ट फिर वो हनफी लॉ अप्लाई हो जाता है। और अगर मतलब ये कि कोई पर्सनल उधर भी कोर्ट ये देखेगी कि अगर कोई पर्सनल लॉ से बात करेगा तो फिर मतलब ये कि उसने मेंशन किया हुआ कि मैं इस लॉ से बिलोंग करता हूँ यही एप्लीकेबल हो, तो फिर वही एप्लीकेबल होगा। तो जी ये सर, दो थैंक यू सो दो मच। पॉइंट्स रह गए हैं, इसके बाद हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट है जी हु में बी द लेगेटी, यानी प्रॉपर्टी किसको दी जा सकती है या किसको नहीं दी जा सकती। हु में बी द लेगेटी और टेस्टेट्रिक्स, ठीक है, हु वुड बी द बेनिफिशियरी, तो कौन कौन प्रॉपर्टी ले सकता है। तो जवाब ये है जी एनी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी। जो बंदा प्रॉपर्टी वैसे अपने तौर पे खरीद सकता है वो उसको विल वाली प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। ठीक है, thus the sex, age, creed or religion is no bar to taking up a bequest। फिर इसका मतलब ये हुआ अगर एनी पर्सन प्रॉपर्टी ले सकता है विल वाली, तो फिर इसका मतलब ये है
कि ना ही इस पे कोई बार है कि बंदा मर्द है तो ले सकता है प्रॉपर्टी, औरत है तो ले सकता है प्रॉपर्टी, बच्चा है तो ले सकता है, बच्ची है ले सकता है, या थर्ड जेंडर से बिलोंग करता है तो वो ले सकता है कि नहीं ले सकता, कोई भी है वो ह्यूमन बीइंग है तो वो प्रॉपर्टी ले सकता है। ह्यूमन बीइंग, इवन ह्यूमन बीइंग नहीं भी है तो भी प्रॉपर्टी ले सकता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। एज उसकी, चाहे वो 6 माह का है, या 6 साल का है, या 1 माह का है, वो प्रॉपर्टी, या 50 साल का, 80 साल का, 100 साल का, कोई उसकी एज भी मानी नहीं रखती। वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से, जहाँ से भी वो बिलोंग करता है, इसका कोई मतलब उसका मसला नहीं है। मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कोई मसला नहीं है। इंसेन है, पागल भी बंदा, उसके भी नाम पे प्रॉपर्टी विल में छोड़ी जा सकती है, माइनर के लिए भी छोड़ी जा सकती है, चाइल्ड इन इट्स मदर्स वॉम उसके लिए भी छोड़ी जा सकती है। यही वो बात मैं बता रहा था जिसमें हेब का जवाब था कि कई चीजें आगे जाके आएंगी, तो आप लेक्चर के एंड तक वेट कर लिया करें। तो वो ये जवाब था कि 6 महीने के अंदर अंदर वो बच्चा अगर माँ के पेट में है, वो बिल लिखने के 6 महीने में पैदा होता है, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है, वो भी एक लीगैलिटी हो सकता है। इसी की आगे कंटिन्यूशन में आता है कि स्टेटस ऑफ द ज्यूरिस्टिक पर्सन। हु इज द ज्यूरिस्टिक पर्सन? कौन है जी? फॉर एग्जाम्पल कोई कॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है, क्या उन लोगों को आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं? कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, कोई अदारा है, कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई जो है वो चर्च है, तो इनके लिए प्रॉपर्टी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? तो सिंगल लाइन आंसर ये है कि प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन को तो दी जा सकती है, ज्यूरिस्टिक पर्सन को तो दी जा सकती है, लेकिन एक मुस्लिम जो है वो वसीयत में किसी हिंदुओं के मंदिर के लिए या क्रिश्चियन चर्च के लिए प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। वो अगर रिलीजन की प्रमोशन के लिए प्रॉपर्टी देगा तो वो अपने रिलीजन की प्रमोशन के लिए प्रॉपर्टी दे सकता है। यानी एक मदरसा बनाने के लिए आप बिल कर जा सकते हैं, एक मस्जिद बनाने के लिए बिल कर सकते हैं, 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी उसी तरह से। ठीक है, इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी दैट हु प्रमोट्स अ रिलीजन अदर देन द मुस्लिम, अदर देन द मुस्लिम रिलीजन। तो जो इंस्टीट्यूशन होगा जिसके लिए वो बंदा प्रॉपर्टी दे रहा है, टेस्टेटर प्रॉपर्टी दे रहा है, वो मुस्लिम जो है ना वो इंस्टीट्यूशन हो, यानी मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई और कोई इसमें इवन किसी अल्लाह के वली का मज़ार हो सकता है, उसके तज़ीन और आयश के लिए हो सकता है, ये सारे रिलीजियस उसमें आते हैं चीज़ें। लेकिन ये हिंदुओं के मंदिर के लिए, ये क्रिश्चियन के चर्च के लिए, या जूश के किसी उसके लिए, वो इन रिलीजन के लिए, या अदर देन ये जो है ये आसमानी रिलीजन कोई और बुद्ध मत के लिए या किसी और भी रिलीजन के लिए तो प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती। तो स्टेटस ऑफ ज्यूरिस्टिक पर्सन में हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग से हट के लीगल पर्सन को भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो रिलीजन वो जो ज्यूरिस्टिक पर्सन हो वो किसी नॉन मुस्लिम एजेंडाज पे वो काम ना कर रहा हो, तो फिर वो बिल्कुल वैलिड होगा। जी, अभी कोई सवाल है इससे रिलेटेड? तो जी अभी हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। आज जो हमने चीज़ें देखी आज के लेक्चर में वो ये थी कि सबसे पहले हमने ये जाना कि व्हाट इज़ वसीयत, व्हाट इज़ विल। उसके बाद हमने जाना कि किन हु आर द पर्सन हु कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द विल, कि कौन कौन से लोग हैं जिनके जो इससे, बल्कि इसके जानने से पहले हमने ये देखा कि फॉर व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ द वैलिड विल, के एक बेहतर और वैलिड वसीयत बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद हमने आज के लेक्चर में ये जो जाना कि एक बंदा जो है सेन होना चाहिए, उसकी लीगल एज होनी चाहिए, और उसकी जो है साउंड माइंड होना चाहिए, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता हो कि वो किस पर्पज के लिए विल बना रहा है, और क्या हर बंदा इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। बिल्कुल हमने जाना कि हर बंदा हो सकता है एक्सेप्ट उन चीज़ों के, उन लोगों के जो अगर वो विल में दे रहा है तो इंस्टीट्यूशन में जाके सिर्फ एक यहाँ पे बार ये हमने देखी थी कि वो नॉन मुस्लिम पर्पसेस के लिए, जो नॉन रिलीजियस पर्पसेस के लिए वो किसी इंस्टीट्यूशन को विल में नहीं देके जा सकता, बाकी सारी चीज़ें वो विल में दे सकता है। और ये जो बिल बनाने वाला है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, और अगर वो वार्ड एक्ट के अंडर, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंडर वो उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो वो 21 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो हम चीज़ें देखेंगे, अभी इसी की कंटिन्यूशन में कुछ चीज़ें आगे जाके रेवोकेशन ऑफ विल के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर गिफ्ट एंड कंपैरिजन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट इसमें कि व्हाट वुड बी द कंपैरिजन, व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन गिफ्ट एंड वैलिड विल, and what is the difference between different sects of Muslim law with regards to will and with regards to gift। तो अगर अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड तो बिल्कुल आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं।
मैं अभी आपके सवालों के जवाब देता हूँ। सर इस लेक्चर के रिलेटेड तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, इस लेक्चर के लिए हट से कोई एक क्वेश्चन है, तो क्या वो कर सकता हूँ सर मैं आपसे? अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो इस सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग के बाद, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा तो उसके बाद आप कर लीजिए। श्योर सर, थैंक यू सर। अभी इससे रिलेटेड कोई सवाल है बाकी स्टूडेंट्स के तो काइंडली अभी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आज के लेक्चर में आप इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने अज़ीज़ और अक़रबा का ख्याल रखिएगा, आप मुल्क की सलामती के लिए भी दुआएं करते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका हामी नासर हो। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।